सो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। ओके, तो जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। सो रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस में पहले देखते हैं कि कौन कौन से स्फेरिकल सरफेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको दो टाइप की रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं स्फेरिकल। पहला है कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और सेकेंड है हमारा कॉनकेव कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये दो हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे कौन से सरफेस को कॉन्वेक्स और कॉनकेव बोलेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, आप बताइएगा कौन सा इसमें कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। ये हो गया एक सरफेस हमारा, ठीक है, और सेकेंड इस टाइप का है, ये हो गया ए बी हो गया ये सपोज, और ये वाला इधर ड्रॉ कर देते हैं, ये इस टाइप का है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे दो सरफेसेस, तो यहाँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका ये अंदर फील्ड होता है, ये पूरा पूरा ग्लास है। अगर ये ग्लास का मटेरियल है या फिर किसी भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का ये हो सकता है, ये अंदर फील्ड होता है ये पूरा पूरा मटेरियल, और बाहर इसके है एयर, ठीक है। क्योंकि ये सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं हम लोग जो करते हैं। तो ये एयर है, यहाँ भी एयर है, ठीक है। इसके अंदर ये फील्ड है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू2 इसका भी है, सपोज इसका म्यू2 है, ठीक है, या फिर इसको म्यू2 डैश बोल देते हैं, इसको म्यू2 बोलते हैं। बाहर का दोनों का 1 1 ही है क्योंकि एयर है। तो अब इनमें से कौन सा कन्वेक्स है कौन सा कॉन्केव है, अगर कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि इधर से आप देखेंगे तो देखिए ये कन्वेक्स जैसा दिख रहा है, इधर से देखेंगे तो कॉन्केव दिखेगा, ये भी इधर से कन्वेक्स है इधर से कॉन्केव है। फिर कैसे डिसाइड करेंगे, किधर से देखेंगे, ये कैसे डिसाइड करेंगे हम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये कंफ्यूजन रही आपको तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसमें लिखा होता है कि आपको जो डेरिवेशन करना है वो कॉन्वेक्स के लिए करना है या कॉन्केव के लिए करना है। यहाँ पे कंडीशन गिवन होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि स्फेरिकल सरफेस से करना है, और कौन सी स्फेरिकल सरफेस से करना है वो आपको डिसाइड करना होगा। तो देखिए कन्वेक्स या कनकेव हम लोग इस बात से डिसाइड करते हैं कि जो रेयरर मीडियम है उधर से देखने पे ये कैसा दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये एयर की तरफ से देखने पे ये दिख रहा है कनकेव, तो ये है कनकेव। यहाँ पे एयर की तरफ से देखने पे ये लग रहा है कन्वेक्स, तो इसको कहेंगे कन्वेक्स। तो यहाँ पे इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को। यहाँ पे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, ये है टॉपिक। दो टाइप के कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस हैं, सॉरी स्फेरिकल सरफेसेस दो टाइप के हैं यहाँ पे। फर्स्ट है कन्वेक्स, सेकेंड है कनकेव। इनमें से कन्वेक्स ये वाला है क्योंकि एयर की तरफ से देखने पे ये कन्वेक्स दिखता है, कनकेव ये वाला है क्योंकि एयर की तरफ से देखने पे ये कनकेव दिखता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे किसको कनकेव या कन्वेक्स कहेंगे, राइट। तो अब चलते हैं टॉपिक कैसे स्टार्ट होगा, कौन कौन से डेरिवेशंस हैं, स्नेल्स लॉ कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। बट उससे पहले देखेंगे कि हम लोग स्फेरिकल सरफेसेस में क्या चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो कि अगर हम समझ जाएं तो हम हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। तो वो चीजें समझने के लिए चलते हैं आगे, इसको इरेज करते हैं। किसी एक सरफेस के लिए चीजों को पहले पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है। तो जो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था सेम वही टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज होगी। फर्स्ट है पोल, सेकेंड रेडियस ऑफ
कर्वेचर, थर्ड है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर्थ अपर्चर एंड फिर प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए ये है थर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर्थ है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये है 4 पॉइंट। इनके बारे में हम पहले जान लेते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए ये जो सरफेस है, अगर यहाँ पे डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर दे और ये कंप्लीटली फील्ड पार्ट है, तो आप तो समझ गए कि ये कौन सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये है कनकेव। किसी भी एक के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये जो सरफेस है इसको y डैश पी वाई बोलते हैं। इसका जो सेंटर मोस्ट पॉइंट है इसी को बोलते हैं पोल। तो ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये सेंटर मोस्ट, एक्चुअल में ये बाउल जैसा होता है, ऐसे होता है। ये 2 डायमेंशन में आपको सर्कल का पार्ट दिख रहा है, बट ये एक्चुअल में स्फीयर का पार्ट होगा। ये ऐसे दिखेगा, ये फील्ड होगा, यहाँ पे सेंटर में यहाँ कहीं पोल होगा। तो ये ऐसे है, ये यहाँ पे देखिए तो ये ऐसे है, ये ठीक है। ये आपकी तरफ ऐसे, एक बाउल को अपने सामने ऐसे रखो, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटर होगा ये पोल है, ठीक है। अब अगर इस स्फीयर को कंप्लीट करें हम ऐसे, ये देखिए स्फीयर इस डायरेक्शन में कंप्लीट होगा। अगर कन्वेक्स होता तो उधर कंप्लीट होता, तो ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा ये स्फीयर। तो इसका जहाँ पे इसका सेंटर आता इस स्फीयर का, उसी को इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता। तो इस स्फीयर को कंप्लीट करते इसका सेंटर जो होता वही सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता। फिर पोल से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता। और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती है, स्ट्रेट लाइन, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेज हैं उसको पढ़ना है हमको। तो यहाँ पे 2 टाइप की स्फेरिकल सरफेसेज आपके सिलेबस में, फर्स्ट है कन्वेक्स और दूसरा कनकेव। कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई सरफेस कन्वेक्स है या कनकेव है? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें रेयरर मीडियम की तरफ से देखना होगा। रेयरर मीडियम की तरफ से देखने पे अगर वो कन्वेक्स दिखेगा तो उसको कन्वेक्स बोलेंगे, अगर वो कनकेव दिखेगा तो कनकेव बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन आपको कभी भी हो सकती है। डेंसर मीडियम की तरफ से देखने पे जो सरफेस कन्वेक्स होगा वो रेयरर की तरफ से देखने पे कनकेव हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हम ऑलवेज रेयरर मीडियम की तरफ से ही देखना है। और रेयरर मीडियम की तरफ से देखने पे ये देखिए कनकेव दिख रहा है, तो इसको कनकेव बोलेंगे हम। तो ये कनकेव सरफेस हो गया। अब इसके लिए इस स्फीयर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसका जो सेंटर होगा वो हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका जो रेडियस होगा वो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर मोस्ट पॉइंट होगा पोल, और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलाती है वो हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर इतनी चीजें आप जान गए हैं, ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है मिरर से। मिरर के लिए हमने रिफ्लेक्शन भी पढ़ा था, तो वहाँ पे वो वीडियो देखा था आपने। तो ये सभी चीजें वहीं से रिलेटेड है, एग्जैक्टली सेम है। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इसमें रिफ्लेक्शन होगा और मिरर के केस में रिफ्लेक्शन होता था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे तो हमें पहले साइन कन्वेंशन जानना होगा, और उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस के लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। ओके, तो अब इसको प्रोसीड करेंगे हम लोग साइन कन्वेंशन के साथ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या है। कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। हम कॉन्वेक्स के लिए भी देखेंगे कि क्या है साइन कन्वेंशन। वैसे दोनों टाइप के सरफेस के लिए साइन कन्वेंशन सेम है। साइन कन्वेंशन यहाँ पे वही है जो कि आप रिफ्लेक्शन में मिरर के लिए यूज करते हैं। तो कोई बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, कोई बहुत ही नई बात नहीं है। सेम साइन कन्वेंशन यहाँ पे यूज किया जा रहा है। अगर आपको मिरर के लिए याद है तो बहुत ही हेल्पफुल होगा यहाँ पे। तो देखते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो कि
कनकेव है। कनकेव क्यों है? क्योंकि हमने आपको बताया अभी अभी कि ये जो एयर की तरफ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लेस है उस तरफ से अगर देखें तो ये आपको कनकेव दिखता है। ओके, तो ये अभी देखिए इसका सेंटर मोस्ट पॉइंट जो है, जो कि वाई पी वाई डैश है, इसका सेंटर मोस्ट पॉइंट जो ये है पोल। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये है पोल। अब इस स्फीयर को जब कंप्लीट करते हैं आप ऐसे, तो इसका जो सेंटर बनता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और P से C तक का डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतना हम सभी को पता है। ओके, ये तो डिस्कस किया था अभी। अब हम लोग देखते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या है। तो देखिए साइन कन्वेंशन में बहुत ही बेसिक सा 2 पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट है ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। क्या लिखेंगे? ऑल द डिस्टेंसेस measured from पोल। तो ये देखिए ये फर्स्ट पॉइंट है, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल। सभी डिस्टेंस को पोल से मेजर किया जाएगा। ओके, और सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं आपको सेकेंड पॉइंट, all the distances measured in opposite direction to the incident ray are taken as negative. So all the distances measured opposite to the incident ray are टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन की सारी जो इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जो कुछ भी होगा सब कुछ नेगेटिव होगा, मतलब सारे डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे हम। और थर्ड है ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड in the direction of incident ray are taken as पॉजिटिव। ठीक है, तो वो सभी डिस्टेंस जो कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में लेंगे उन सभी को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। थर्ड फोर्थ देखते हैं क्या है, डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड डिस्टेंसेस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं फोर्थ पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। दिस sign convention is same as we have already learned in case of the reflection from the spherical mirrors. Okay, so you can see the same thing are here, but this is the case of reflection and that was the case of reflection. Okay, so because we know that in case of mirror the phenomena of light is reflection, whereas in case of concave surfaces it is refraction. So here we are talking about the refraction of light, there we were talking about the reflection of light. Okay, so let me erase these things and start the topic. So I hope you understand how these sign conventions work here, or you can say will work here. Okay, so let me give you one example for the sign convention. It will make you more clear. Suppose object is placed somewhere here on the principal axis. Okay, so light ray must travel in this direction, so all the distances are measured from this point P.
So you can see here the u in this case is taken as negative, r that is radius of curvature is also negative. Now the image, if image form somewhere left to the pole, it will be negative, and if it form here means right to the pole, it will be positive. It depends on the position of the image. But you can see here r and u are negative. P is according to the position right. If it is right, it will be positive. It is left, negative. So this is the basic sign convention here. Okay. Now the most important point for derivations in this part of the chapter is normal. Okay, because all the derivations are based on the Snell's law, so we must use the ratio sin I upon sin r is equal to mu 2 by mu 1 type. So in that case we need normal. Okay, so let us understand how we can draw normal in different cases. Okay, so first we are going to learn how to draw normal. Okay, so let's see. तो देखिए नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे. मान लीजिए आपके पास कोई भी कंडीशन दिया होगा, कोई सरफेस दिया हुआ है, सपोज इस टाइप का कोई सरफेस है, तो कैसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. तो जैसे ही आपके सामने कोई सरफेस हो, सबसे पहले आपको ढूंढना है कि उसका सेंटर कैसे होगा. पहले आप उसको स्फीयर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. जैसे ये स्फीयर बन गया, ये हो गया सी. अब यहाँ से कोई भी लाइन इस पे ड्रॉ करेंगे, ये सारी लाइंस क्या होंगी, नॉर्मल होंगी. ठीक है. अब सपोज कर लीजिए कि सरफेस इस टाइप का दिया हुआ है, हो सकता है कि इतना ही दिया हो, तो आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंप्लीट करेंगे, करने की कोशिश करेंगे. उसके बाद इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढ लेंगे और यहाँ से नॉर्मल्स ऐसे ड्रॉ करेंगे. राइट. तो अब आपको समझ में आया होगा कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं. तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, फिर से सुनिए. नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए जो भी सरफेस दिया हुआ है उसको पहले स्फीयर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि उसको यहाँ पे 2 डायमेंशन में वो सर्कल जैसा दिखेगा. तो आप सबसे पहले उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. इमेजिन भी कर सकते हैं, या बहुत प्रॉब्लम है तो आप डॉटेड लाइन से उसको पेंसिल से एक बेसिक अपना बना लीजिए और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढ लीजिए कि कहाँ पे है. जैसे ही आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाता है, आप यहाँ से जो भी लाइन इस सरफेस पे ड्रॉ करेंगे वो सारी लाइंस क्या होंगी, इस वाले जो सरफेस है उस पर नॉर्मल होंगी. क्योंकि आपको पता है कोई भी लाइन जो कि सेंटर से पास करती है वो सर्कल के सर्कमफरेंस पे क्या होती है, वो नॉर्मल होती है, या फिर स्फीयर के सरफेस पे वो नॉर्मल होती है. तो जैसे ये स्फीयर है, इसके सेंटर से कोई भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये इस पर नॉर्मल होती है. ठीक है. तो ये आपको ये सभी नॉर्मल्स मिल रहे हैं. तो जो भी नॉर्मल आपको रिक्वायरमेंट है, जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन होगा वहाँ पे आप सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे. जैसे कि एक एग्जांपल की हेल्प से आपको हम बता रहे हैं. देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे आप नॉर्मल. तो सपोज कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आपका ओ पे है, तो यहाँ से कोई लाइट ऐसे चलेगी. अब ये मीडियम डेंसर है, तो आप रिफ्लेक्शन कैसे दिखाएंगे. नॉर्मल से आपको नॉर्मल की तरफ बेंड करना है लाइट रे को, तो नॉर्मल होना चाहिए इस पॉइंट पे, तभी तो बेंड करेंगे. तो ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, सबसे पहले यहाँ से एक नॉर्मल आप ड्रॉ कर लेंगे ऐसे. तो आपको पता है सेंटर से जो भी लाइन, अब देखिए ये सेंटर से अगर ये ड्रॉ करें ये भी नॉर्मल है, ये ड्रॉ करें ये भी नॉर्मल है, ये ड्रॉ करें ये भी नॉर्मल है. बट हमको कहाँ ड्रॉ करना है, जहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखाना है, तो हमको इस पॉइंट पे दिखाना था रिफ्लेक्शन, इस वाले पॉइंट पे, तो हमने ऐसे ड्रॉ किया. अब ये लाइट रे क्या होगी, इसकी तरफ बेंड होगी ऐसे. तो इसको थोड़ा सा और क्लियर अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा इसके पास हमें ड्रॉ करना होगा, यहाँ पे ऐसे. अब ये लाइट रे ऐसे चलेगी, फिर यहाँ से ये ऐसे नॉर्मल, फिर ये लाइट रे ऐसे बेंड हो जाएगी इसकी तरफ ऐसे. तो ये वाला एंगल हो गया आई, और ये जो डॉटेड लाइन और इसके बीच का एंगल है ये, एक्चुअल में ये बाहर नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा आर. ओके. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल रहा है. अब इस लाइट को जब इस लाइट को पीछे की तरफ ऐसे इंक्रीज करेंगे तो आपको कहीं यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता हुआ दिखेगा ऐसे.
रियलिटी में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। तो क्योंकि रियलिटी में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है तो ये आपको मिलेगा जो वर्चुअल मिलेगा, वर्चुअल इमेज यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। तो वर्चुअल इमेज फॉर्म हो सकती है इस केस में। ओके, तो इसको और अच्छे से अगर समझना है तो हमें इस डायग्राम को थोड़ा सा और क्लियर और बड़ा बनाना होगा। तो देखते हैं कैसे होगा ये। तो ये तो चीजें समझ गए। अब एक कंप्लीट फार्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो फार्मूला जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम। सो रिफ्रैक्शन एट concave refracting surface when object is in rarer medium। ये है हेडिंग, ठीक है। तो इसके लिए देखिए डायग्राम, ये है कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल यहाँ पे, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं ड्रॉ कर दिया, ऑब्जेक्ट को सपोज यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, ये हो गया पोल। आप इन डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं। ये हो गया -r और ये डिस्टेंस -u हो गया, ठीक है। यहाँ से ये लाइट ऐसे चलेगी और ये नॉर्मल, तो ये लाइट यहाँ से इसकी तरफ बेंड हो जाएगी ऐसे। तो ये एंगल हो गया I और ये एंगल हुआ R, ये वाला एंगल। इसको NCN बोल रहे हैं और इस लाइट को O, इसको PQ बोल रहे हैं। तो एंगल NPQ जो होगा, एंगल NPQ ये R के इक्वल होगा और एंगल OPC होगा I, क्योंकि सभी एंगल को नॉर्मल से हम लोग मेजर करते हैं। तो देखिए अब इस लाइट रे को, जब ये लाइट रे तो इधर चली गई, ये कभी भी इस प्रिंसिपल, एक लाइट रे यहाँ से इस इधर चलेगी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, पोल से पास करेगी और इसका कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये इस सरफेस के सेंटर से पास कर रही है। तो ये इस सरफेस पे जरूर नॉर्मल होगी। ये ओपी नॉर्मल है, ओपी लाइट रे, तो इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये नॉर्मल इंसिडेंस में चली जाएगी। अब ये देखिए ये PQ रिफ्लेक्टेड रे है, सॉरी इसको क्योंकि P यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको कुछ और नेम दे देते हैं, M लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये NM और OM, ठीक है। तो अब देखिए रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे MQ है और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे को हम बोल सकते हैं PL सपोज कर लेते हैं ये, या PX बोल देते हैं। तो यहाँ पे PX और यहाँ पे MQ, ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आपस में, क्योंकि ये देखिए डाइवर्ट हो रहे हैं। तो जब इसको अगर डॉटेड लाइन से इंक्रीज करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में तो ये कहीं यहाँ पे इस पॉइंट पे आके एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए दिखेगी, ठीक है। तो जब ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए यहाँ पे दिखेगी तो इसी को पोजीशन मान लेंगे वर्चुअल इमेज की, ठीक है। ये वर्चुअल इमेज की पोजीशन हो गई यहाँ पे। तो जब आप देखेंगे यहाँ पे ये टोटल एंगल है I, लेकिन आप ध्यान से देखिए यहाँ पे एक और एंगल फॉर्म हो रहा है जो है INC एंगल I, ये I और ये M और ये C, एंगल IMC, ये एंगल R के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये लाइट ऐसे चल रही है और ये है नॉर्मल। मतलब कहने का है ये नॉर्मल ऐसे है और लाइट रे जो यहाँ से ऐसे बेंड हुई है इसी को हमने पीछे ऐसे किया हुआ है। देखिए ये एंगल R है तो ये भी R होगा, तो इसको डॉटेड लाइन से यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल ये R ही होगा और ये टोटल एंगल क्या है I है। इसको आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे अगर एंगल OMI अगर देखें एंगल OMI तो ये होगा I माइनस R हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे खुद से,
चीज़ों को समझने के लिए एम डैश बोल देते हैं इसको। तो यहाँ पे इस एंगल को हम लोग खुद से अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा लेते हैं इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पे कुछ एंगल्स हमारे सामने जो कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो अब इन सभी एंगल्स की हेल्प से हम लोग इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज से हम काफ़ी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमको यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा की जो वैल्यूज हैं वो आई और आर के फॉर्म में फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो अगर आप यहाँ पे देखिए बीटा प्लस आर इज इक्वल टू आपको गामा मिल रहा है, एक तो रिलेशन ये है बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा, और दूसरा क्या मिल रहा है ध्यान देखिए, दूसरा आपको मिलेगा अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा। तो यहाँ पे दो आपको रिलेशन मिल रहे हैं, अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा एंड बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा, ये दो आपको मिल रहे हैं एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। तो आप चाहे तो उसको यहाँ पे नोट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस आई इक्वल टू गामा एंड बीटा प्लस आर इक्वल टू गामा वाले रिलेशन से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको आगे करेंगे। तो यहाँ पे हमको यूज करना है एक्सटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टीज। तो देखिए इसमें हमको ढूंढना होगा कि कौन कौन सी कंडीशंस है एक्सटीरियर एंगल के लिए। आपको यहाँ से अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू आई और आर के फॉर्म में फाइंड आउट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पे जैसे ही आप स्नेल्स लॉ यूज करेंगे आपको क्या मिलेगा, देखिए इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ1 और इसका μ2 है। इसको आप अगर ग्लास मान रहे हैं तो इसको म्यू और इसको एयर मान रहे हैं तो 1 लिख सकते हैं, बट वो बाद में लिखेंगे जब देखेंगे। अभी फिलहाल हम इसको μ2 और μ1 ही ले रहे हैं, फाइनली हम लोग उसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब इसके लिए स्नेल्स लॉ आप यूज करेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्शन के लिए, तो आपको मिलेगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, अब देखिए μ2 बाई μ1 मिलेगा क्योंकि जो लाइट रे वो μ1 टू μ2 जा रही है। तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे μ2 में, तो यहाँ पे μ2 बाई μ1 होगा। नाउ अब यहाँ पे हम लोग कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज करने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि एंगल आई और आर बहुत स्मॉल होते हैं यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो। तो एंगल आई और आर बहुत स्मॉल हो तो हम लोग साइन आई को सिर्फ आई और साइन आर को सिर्फ आर लिख सकते हैं। फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स दी आइडेंटिटीज आर ट्रू, राइट। सो वी कैन राइट हियर आई अपॉन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, और यू कैन राइट μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 आपको मिल गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ से अल्फा बीटा गामा जो है इसकी वैल्यूज को आई और आर के टर्म में फाइंड आउट करना है। और जैसे ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी उन वैल्यूज को आप इस इक्वेशन नंबर 1 में लिखेंगे, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा के टर्म में यहाँ पे यूज करेंगे हम। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में लिखना है, ऐसे ही आर की वैल्यू जो भी आ जाती है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे ही आपको अल्फा मिलेगा आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है ओ एम एम डैश, ऐसे ही आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है आई एम एम डैश, ऐसे ही सी एम एम डैश। 3 राइट एंगल्स ट्राइंगल्स आपके सामने हैं जिनसे आप ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी डिस्टेंस और यहाँ पे परपेंडिकुलर के फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको u के टर्म में
tan i मिलेगा, tan v v के टर्म में माइनस v होगा यहाँ से, ये डिस्टेंस माइनस v मतलब कि इमेज डिस्टेंस के टर्म में आपको tan बीटा मिलेगा और गामा मिलेगा माइनस r के टर्म में, ठीक है। क्योंकि i और r बहुत स्मॉल एंगल है, इसीलिए अल्फा बीटा और गामा भी एंगल्स होंगे बहुत स्मॉल। तो tan अल्फा इज इक्वल टू सिर्फ अल्फा लिख पाएंगे, tan बीटा इज इक्वल टू बीटा लिख पाएंगे और tan गामा इज इक्वल टू गामा लिख पाएंगे। उन सारी वैल्यूज को यहाँ पे यूज करेंगे और हमारे पास जो भी रिलेशन आएगा वही हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए हमें यहाँ पे इन सभी इधर जो नोट किया हुआ है इन सभी चीज़ों को इरेज करना होगा और फिर हमको प्रोसीड करना होगा। तो आप इन सभी को नोट कर लीजिए, फिर हम इसको प्रोसीड करते हैं आगे और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फार्मूला आने वाला है, जिस फार्मूले का यूज़ करके आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या फिर इमेज या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसा रिक्वायरमेंट होगा क्वेश्चन में उसको आप फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसको पहले नोट कर लें, ठीक है, और ये डायग्राम जरूर ड्रॉ कर लें, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो आपके पास बुक है, उस बुक का यूज़ करिए और बुक में से इसको बनाइए। और आपको लिए इस पूरे फॉर्मूले में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है ये जानना जरूरी है। ये है आई की वैल्यू अल्फा बीटा और गामा के फॉर्म में फाइंड आउट करना, ऐसे ही आर की वैल्यू भी अल्फा बीटा और गामा के फॉर्म में फाइंड आउट करना। जरूरी है कि सभी आएंगे, हो सकता है आई इज इक्वल टू कितना है, तो यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा आने वाला है, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा माइनस गामा। ऐसे ही बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा आएगा, तो बीटा कितना आएगा, गामा माइनस आर। तो यहाँ पे देखिए आई इज इक्वल टू आएगा अल्फा माइनस गामा, सॉरी गामा माइनस अल्फा, और बीटा इज इक्वल टू भी आएगा गामा माइनस आर, सॉरी आर इज इक्वल टू आएगा गामा माइनस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रखेंगे और हमको मिल जाएगा अल्फा और बीटा और गामा के फॉर्म में इक्वेशन नंबर 1। फिर उसमें tan अल्फा tan बीटा और tan गामा की वैल्यूज लिख देंगे, मतलब अल्फा बीटा गामा क्योंकि वेरी स्मॉल एंगल्स हैं तो उनकी यहाँ पे tan अल्फा tan बीटा और tan गामा लिख सकते हैं। फिर इन ट्रायंगल से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और सभी को पुट कर देंगे और हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हमको मिल जाएगा।